अरमान रोहित को अपने हॉस्टल वापस ले आया था, लेकिन अब भी रोहित के मन में सिर्फ प्रेरणा के ही ख्याल थे। वह बस प्रेरणा के ही बारे में सोच रहा था। काफी देर सोचने के बाद वह थक जाता है और सोने के लिए लेटा ही था कि तभी अरमान उसे देखते हुए कहता है, भाई तुम खाना नहीं खाओगे क्या? रोहित करवट बदलते हुए कहता है, नहीं मुझे खाना नहीं है, तुम खा लो, और वैसे भी आज सिर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मूड भी नहीं कर रहा, तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे। तभी रमान सोचते हुए कहता है, हाँ भाई, लेकिन खाएगा क्या? क्योंकि यहाँ का तो नियम यही है कि रात को 12:00 बजे ही खाना मिलेगा। अब चाहे किसी को 8:00 के बाद भूख लगे या 10:00 बजे किसी को खाना नहीं खाना तो किसी को भी बाद में खाना नहीं दिया जाएगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस बात पर रोहित जवाब देते हुए कहता है, नहीं हमें भूख नहीं है, हमने कहा ना, तुम जाकर खा लो, हम बाद में खा लेंगे। अरमान जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि तुम खाना कैसे खाते हो, हम तो चले खाना खाने, क्योंकि हमें लग रही है बहुत जोरों की भूख। कुछ ही देर में अरमान वहां से चला जाता है। अरमान वहां से निकल जाता है कि तभी रोहित बेड पर ही बैठते हुए हैं, आलती पालती मारकर बैठ जाता है और एक बार फिर से सोचते हुए कहता है, पता नहीं वह लड़की रियल में कौन है। तभी उसकी पैंट की जेब में एक कागज का पर्चा निकलता है। यह एक चिट्ठी थी जिस पर सबसे पहले ऊपर ही रोहित का नाम लिखा हुआ था। रोहित उसे खोलकर पढ़ते हुए कहता है, रोहित, हम आपकी अनजान दोस्त हैं प्रेरणा, वो आज हम लेट आए उसके लिए माफी। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, उन्होंने आपके मन से दगा करके हमें सब बता दिया। आपकी निगाहें हमसे मिलने के लिए ही बेताब थी ना, लेकिन हम आपसे आरती के वक्त नहीं मिल सकते, हमारी जाति छोटी है, हम मल्ला नाव चलाने वाले हैं, जिस वजह से हम आपसे केवल रात 12 बजे के समय मिला करेंगे। आज रात हम आपका घाट पर इंतजार करेंगे और आपके मन में जितने सवाल हैं उनका जवाब हम आपको वहीं देंगे। मिलते हैं, आपकी अनजान दोस्त प्रेरणा। रोहित को यह सब पढ़ते ही काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वह खुद से कहता है, चलो एक अच्छी बात है कि अब प्रेरणा से रोज मुलाकात तो होती रहेगी। अगले ही पल वह अपने मन में सोचता है, मैं इस मुलाकात के लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। पता नहीं। कुछ ही देर में अरमान भी खाना खाकर वापस आ चुका था और फिर से अपने नोट्स बनाने में बिजी हो गया था। तभी रोहित देखता है कि वह नोट्स बना रहा है, इसलिए वह खुद से ही उसकी मदद करने में जुट जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि तभी 12:00 बजने में कुछ समय शेष था कि तभी अरमान उबासी लेते हुए कहता है, मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, यह सारा काम कल ही करूँगा, अभी रख देता हूँ। अरमान सारा सामान साइड रखी टेबल पर रख देता है और थोड़ी देर में सोने के लिए लेट जाता है। चंद मिनटों के अंदर ही वह नींद के आगोश में चला गया था। इस तरह रोहित जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, अरमान के सोते ही वहां से उठता है। तभी उसे एक बात याद आती है कि वह हॉस्टल से रात को 11:00 बजे के बाद नहीं निकल सकता। तभी वह यह सोचता है कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। अगले ही पल उसके मन में आता है, पहले गेट तक तो चल, बाद में देख लेंगे तुझे जाना कैसे है। इसलिए रोहित अपने मन की बात को मानते हुए वहां से निकल जाता है। हॉस्टल के मेन गेट के पास आते ही वह देखता है कि यहाँ का ताला खुला हुआ था। रोहित को यह सब देखते ही काफी ज्यादा अजीब फील हुआ था, क्योंकि यह सब कुछ कोई आम बात नहीं थी। वैसे तो रोहित जब भी टहलने के लिए भी बाहर आता था तो उसे हमेशा ही ताला बंद मिला था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो ताला खुला हुआ था। रोहित मौके का फायदा उठाते वहां से निकल जाता है। 2:00 बज चुके थी और हर तरफ सन्नाटा था, कहीं पर कुछ भी नहीं था। तभी पैदल चलते चलते ही वह घाट तक आ चुका था। घाट में अब चहल पहल नहीं थी, बस घाट रोशनी से जगमग आ रहा था।
गंगा नदी में बहते हुए पानी में ही सारी लाइट्स की परछाई पड़ रही थी, जिससे वह घाट देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। रोहित को दूर से ही चलते हुए प्रेरणा दिख गई थी। आज उल्टा हुआ था हमेशा से। रोहित प्रेरणा का इंतजार करता था, लेकिन आज प्रेरणा रोहित के इंतजार में खड़ी थी। पास आकर रोहित प्रेरणा के करीब ही खड़ा हो जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे आपने हमें इतनी रात में उसकी अधूरा जीडीजे क्यों बुलाया? प्रेरणा जवाब देते हुए सोचती है, वैसे आपने हमसे एक वादा किया था, शायद आप भूल रहे हैं। आरोही तभी रोहित को अपना किया गया वादा याद आ जाता है और वह उससे माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए प्रेरणा। बस कुछ सवाल ऐसे थे जिसके हमें जवाब ढूंढने हैं। क्या आप बता सकती हैं? प्रेरणा जवाब देते हुए कहती है, अच्छा तो यह पहली और आखिरी बार ही होना चाहिए। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? इसलिए रोहित अपना पहला सवाल पेश करते हुए कहता है, तुम 1 सेकंड में कैसे गायब हो जाती हो? तुम्हारा घर यहीं आसपास में है क्या? रोहित करवट प्रेरणा नाव की तरह इशारा करते हुए कहती है, आप वह नाव देख रहे हैं ना? वह नाव हमारी ही है और हम एक नाविक की बेटी हैं, जिस वजह से हमें अपने पिताजी का काम संभालना पड़ रहा है। कुछ दिनों से पिताजी की हालत सही नहीं है, जिस वजह से हम ही नाव चलाने का काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ से नदी के रास्ते ही चले जाते थे और आप हमें घाट पर ढूंढा करते थे। यह सही है ना? पर एक बात बताइए, आप हमें इस तरह से ढूंढा क्यों करते थे? हम आपके लिए अनजान है। तो फिर उनमें प्रेरणा की बात सुनकर रोहित उससे नजरें चुराने लगता है। तभी उसे एक बात याद आ जाती है और वह सोचते हुए करता है, वह कल रविवार का दिन है और हमें उन्नाव लौटना है, तो हम कल मिल नहीं सकते जाती है। प्रेरणा उसके बाद जवाब देते हुए कहता है, यह तो हमें पहले से पता थी, इसलिए तो हमने आपको यहाँ मिलने बुलाया। वह भी इतनी रात को खुद को ज्यादा। रोहित को एक बार फिर से शक होता है और उसके दिमाग में एक सवाल और आ जाता है, लेकिन अपने वादे पर कायम रहते हुए उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। तभी प्रेरणा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हमें पता है। आप यही सोच रहे होंगे कि हमें इन सब के बारे में कैसे पता? रोहित पर अपने मन में सोचता है, यह हमारे मन की बात कैसे पता कर लेती है जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब रोहित और प्रेरणा की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों ही रात में ही मिला करते थे, लेकिन चोरी छुपे। तभी एक रात अरमान की आंखें खुलती हैं। जब वह अपने कमरे में देखता है तो खुद को अकेला पाता है। आरव अरमान सोचते हुए अपने सिर खुजाते हुए कहता है, इतनी रात में कहाँ चला गया? अरमान अपने कमरे से बाहर निकलता है और गलियारे में ही देखता रहता है, लेकिन तब भी उसे कोई नहीं दिखता। अरमान को जैसे ही कदमों की आहट सुनाई देती है, वह तुरंत ही बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन अब भी उसे पूरा होश था। तभी रोहित कमरे के अंदर आता है और उसी के बगल में ही लेटकर कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला जाता है। आरव अरमान उठते हुए हैरानी के साथ उसे देखकर खुद से कहता है, यह इतनी रात में हॉस्टल के बाहर से कैसे आ रहा है? यही सब सोचते हुए हैं। अरमान भी एक बार फिर से कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि इतनी रात में कहाँ और से मिलने जाता है। आरव दूसरा दिन कॉलेज खत्म होने के बाद ही रोहित और अरमान दोनों ही अपने हॉस्टल के कमरे में आते हैं। अरमान के मन में तो बस यही सवाल था कि इतनी रात में रोहित कहाँ जाती है ऐसे, लेकिन उसने एक बार भी रोहित से इस बारे में कोई बात नहीं किया, क्योंकि वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि रोहित उस वक्त जाता कहाँ। रोहित के डेली का रूटीन बन चुका था कि वह कॉलेज से हॉस्टल आता, वहां अपनी पढ़ाई पूरी करता और रात होते ही हॉस्टल से बाहर निकल जाता है। रात रोहित उठता है और अरमान को सोता हुआ देख अपने मन में सोचता है,
अच्छा हुआ भगवान इसे कुछ पता नहीं है, वरना अब तक यहाँ की सारी बातें मेरे घर वालों को पता चल गई होती। रोहित अपने बेड से उठता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। अरमान भी अपनी आंखें खोल लेता है और उसका पीछा करने लगता है। आरव कुछ ही देर में रोहित मेन गेट पर पहुंच जाता है और गेट खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। आरव अरमान भी उसके पीछे जाने के लिए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। अजमान अपने मन में डरते हुए सोचता है, यह सब क्या हो रहा है, यह अभी अभी बाहर गया है और ताला लगा हुआ। रोहित बाहर गया कैसे? शिवास वहीं खड़े खड़े अरमान पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो गया था। उसे डर लगने लगा था कि गेट पर ताला लगा होने के बावजूद रोहित मेन गेट से बाहर निकला कैसे। शिवास अरमान इसी तरह से डरते हुए ही अपने कमरे में वापस चला जाता है और चादर को पूरा अपने सिर तक ओढ़कर लेटते हुए सोने की कोशिश करता है। आरव लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इस तरफ रोहित अब तक घाट पर पहुंच चुका था, जहां प्रेरणा उसका रोज की तरह इंतजार कर रही थी। रोहित उसके करीब आता है। आशी वैसे ही प्रेरणा उसके सीने से लगा कर कहती है, आज आप इतनी देर से कैसे आए हैं? आपको पता भी है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी, मारी थी तब भी। रोहित भी प्रेरणा को अपने सीने से लगा कर कहता है, वह आज थोड़ा सा ज्यादा काम था कॉलेज का, तो इस वजह से मैं लेट हो गया, सॉरी। प्रेरणा आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, कोई बात नहीं रोहित, क्या आपके दोस्त को हमारे यहाँ आने के बारे में पता है कि हम इस तरह से ऐसे मिलते हैं? इसलिए रोहित उसको जवाब देते हुए कहता है, अगर यह बात मैंने अरमान को बता दी तो अरमान मेरे घर में सभी को यह बात बता देगा और फिर मेरा इलाहाबाद में रहना दुश्वार कर दिया जाएगा। इसलिए मैं उसे इस बात को छुपा रहा हूँ। सही समय आने पर ही मैं उसे यह बात बताऊंगा। प्रेरणा आपने मन में सोचती है, कभी नहीं बता पाएंगे आप अरमान को यह सब, क्योंकि तब तक वह जिंदा रहेंगे तभी ना। रोहित घाट की सीढ़ियों पर ही बैठ जाता है। वहीं पर ही प्रेरणा भी बैठ जाती है। प्रेरणा उसके सीने से लगकर बैठी हुई थी और रोहित उसे पकड़ा हुआ था। गंगा भी रोहित प्रेरणा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, कॉलेज खत्म होते ही हम माँ पापा से बात करेंगे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम एक बात समझ में नहीं आई, अब तक आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या, जो अभी आप यह नाव चलाने काम कर रही हैं? रोहित भी प्रेरणा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हमने आपको बताया था ना कि हमारे पापा को टीबी हुआ है और इस वक्त उसका इलाज मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हम इतने भी ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं जो हम उनका इलाज करवा सकें। तो इसीलिए हमें ही दिन के गुजारे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रोहित प्रेरणा से कहता है, कल मैं यहाँ शाम के वक्त आऊँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद से ही एग्जाम से शुरू हो रहे हैं और मैं कुछ दिनों से भी पढ़ नहीं पाया। पढ़ा तो दिमाग में नहीं आया तो क्या आप आ सकती हैं? प्रेरणा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं, हम कोशिश जरूर करेंगे लेकिन आप आइएगा तो अकेले ही आना। रोहित घाट की सीढ़ियों पर ही बैठ जाता है। वहीं पर ही प्रेरणा भी बैठ जाती है। आशी प्रेरणा उसके सीने से लगकर बैठी हुई थी और रोहित उसे पकड़ा हुआ था। गंगा भी तभी रोहित प्रेरणा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, कॉलेज खत्म होते ही हम माँ पापा से बात करेंगे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम एक बात समझ में नहीं आई, अब तक आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या, जो अभी आप यह नाव चलाने काम कर रही हैं? इसलिए प्रेरणा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हमने आपको बताया था ना कि हमारे पापा को टीबी हुआ है और इस वक्त उसका इलाज मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और हम इतने भी ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं जो हम उनका इलाज करवा सकें। तो इसीलिए हमें ही दिन के गुजारे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रोहित प्रेरणा से कहता है, कल मैं यहाँ शाम के वक्त आऊँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद से ही एग्जाम से शुरू हो रहे हैं
और मैं कुछ दिनों से भी पढ़ नहीं पाया। पढ़ा तो दिमाग में नहीं आया तो क्या? आप आ सकती हैं। रोहित भी प्रेरणा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हम कोशिश जरूर करेंगे लेकिन आप आइएगा तो अकेले ही आना। प्रेरणा की इन सारी बातों से रोहित का सर चकराने लग जाता है, क्योंकि कल्पना जब जब रोहित से मिली थी तो अकेले ही मिलेगी। न ही रोहित उसके घरवालों के बारे में कुछ जानता था, लेकिन कल्पना इतने दिनों में बहुत कुछ रोहित के बारे में चुकी थी, जिसका शक अब उसे होने लग गया था। गंगाभीत भी रोहित ने वादे तो प्रेरणा से कर दिए थे, लेकिन उन वादों पर रुक नहीं पा रहा था, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहा था। गंगाभीत भी रोहित सुबह का समय कॉलेज में रोहित और अरमान दोनों ही अपने नए दोस्त विशाल के साथ बैठे हुए थे कि तभी अरमान अचानक से ही विशाल को देखते हुए कहता है, ऐसे मेरा ना आज कुछ प्लान है, क्यों ना आज हम तीनों घाट पर चलकर पढ़ाई करें। वैसे भी काफी दिन बीत गए हैं और हम कहीं घूमने नहीं गए, इसी बहाने त्रिवेणी घाट भी घूमने को मिल जाएगा। अरमान के मुंह से इस बात को सुनकर रोहित एकदम से ही शांत हो जाता है और अपने मन में सोचता है, यह क्या कह दिया इसने? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब प्रेरणा से क्या कहूँगा। खैर यह सब कुछ बाद में ही देखते हैं, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं। आशी इसी बीच सब कुछ धीरे धीरे बीतने लगा। ऐसे ही शाम हो आई। विशाल अरमान और रोहित के कमरे में आकर कहता है, तुम दोनों आरती में चलने के लिए तो तैयार होना। अरमान का ही यह प्लान था कि पहले आरती में वह लोग शामिल होंगे और उसके बाद वह लोग घाट पर जाकर पढ़ाई करेंगे। अरमान तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रोहित बेचैन था, क्योंकि जो वादा उसने रात में प्रेरणा से किया था वह टूट रहा था। गंगाभीत भी रोहित न चाहते हुए भी रोहित को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। वह तीनों रास्ते पर ही चल रहे थे कि तभी रोहित को हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई। वहीं अरमान और विशाल दोनों ही पसीने से तर हो चुके थे। आशी आसमान में बादल छाने लगे थे और कुछ ही देर में बरसने ही वाले थे। अरमान बादलों को देखते हुए कहता है, लगता है कि आज हमारी किस्मत खराब है। यह बादलों को तो देखो, हमारे घाट पर पहली बार आने पर ही आ रहे हैं। रोहित भी प्रेरणा विशाल हंसते हुए कहता है, लग तो यही रहा है, अब क्या करा जाए, चलते हैं। आरती में शामिल होने तीनों मनकामेश्वर मंदिर पहुंच चुके थे और उनके आते ही आरती भी शुरू हो चुकी थी। विशाल और अरमान का तो ध्यान मंदिर में ही था, टाइम था, लेकिन रोहित यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। रोहित की नजरें आसपास प्रेरणा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि जो वादा उसने प्रेरणा से किया था वह जानता था कि प्रेरणा जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी, किस समय आएगी, यह उसे नहीं पता। कभी जोर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, मंदिर के घंटों के हिलने से आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आया है। इसी तूफान के साथ ही जोर की बारिश भी बादलों के गरजने की आवाज से शुरू हो गई थी उसकी, लेकिन प्रेरणा रोहित को अब भी नहीं दिखी थी। अरमान प्लान बदलते हुए कहता है, लगता है हमें हॉस्टल वापस से जाना पड़ेगा। आज यहाँ इस रह से रुकना मुनासिब नहीं है। जाती है ऐसे, लेकिन भी रोहित की नजरें त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ जाती हैं। रोहित को त्रिवेणी घाट के पास में ही एक लड़की खड़ी हुई दिख रही थी उसकी। रोहित अपने मन में सोचता है, जरूरी यह प्रेरणा ही है। आरव बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इतने ही मंदिर से बाहर रोहित निकल जाता है। घाट की तरफ जाते वक्त रोहित को अजीब लग रहा था, क्योंकि रोहित इस वक्त बिल्कुल भी भीग नहीं रहा था। जैसे ही वह प्रेरणा से कुछ दूरी पर पहुंचता है, तब वह देखता है कि प्रेरणा भी इन पानी की बूंदों से बिल्कुल भी भीगी नहीं थी। मंदिर में खड़ा अरमान रोहित को घाट की तरफ जाता हुआ देख अपने मन में सोचता है, इसे न जाने कब क्या हो जाता है। यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया है।
पता नहीं क्यों अरमान एक आवाज के साथ रोहित को बुलाता है, लेकिन रोहित उसके बाद को अनसुना करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। रोहित प्रेरणा के पास पहुंच जाता है और उसे छूते हुए कहता है, तुम इस बारिश में भीगी क्यों नहीं? इतनी ही देर में प्रेरणा इस पर स्माइल करते हुए प्यार भरे लहजे में रोहित को देखते हुए कहती है, वैसे रोहित आपको एक बात बताएं, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उन्हें कुदरत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और आप दिल के बहुत अच्छे हैं। हमें यकीन है कि इस बारिश से आप भी नहीं भीगे हैं। सही कहा ना हमने? यह रोहित की लाइफ में क्या चल रहा था, जानने के लिए जुड़े रहे अविस्मरणीय प्रेम के साथ।